हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी एक सीरीज़ हमारी चली हुई है, ऐसे ही अब साथ साथ हम इंडियन इकोनॉमी को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी को हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जब हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त इंडियन इकोनॉमी जो है, उस वक्त इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी, तो उसको अब हम स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं कि उस टाइम पे क्या था, जब इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता है 200 साल तक जो ब्रिटिश हैं उन लोगों ने भारत के ऊपर राज किया। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ही क्या थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। तो हम थोड़ा सा इस बारे में अब देखेंगे कि ऐसा क्या क्या उस टाइम पे किया था अंग्रेज़ों ने और क्या क्या फ़ीचर्स रहे हमारे इंडियन इकोनॉमी के। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम ब्रिटिश रूल से पहले की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, समृद्ध इकोनॉमी थी। वहाँ पर क्योंकि लोग अपनी जो है अपनी ही लैंड को वो कल्टीवेट कर रहे थे, उन्हें कोई रिवेन्यू सिस्टम जैसा कुछ इस तरीके की कोई चीज़ें उस टाइम पे थी ही नहीं। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उस टाइम पे सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपने तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, ठीक है। और ये तो हम जानते ही हैं कि लास्ट में आते आते उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा बना दिया था कि जो इंडिया है वो इम्पोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का। ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने जैसे 10th तक हिस्ट्री में पढ़ा ही है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि उस टाइम पे जब आज़ादी मिली देश को तो क्या क्या उसकी विशेषताएं रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जैसे लिखा ही हुआ है कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारी उस समय। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बारे में नहीं सोचा। तो नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करने के बारे में सोचा वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, वी.के. आर.पी. राव एंड आर.सी. देसाई वर सम नोटेबल इंडिविजुअल्स हु अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो हम बात करते हैं ना, फर्स्ट टाइम अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया तो दादा भाई नौरोजी वहाँ पे आ जाते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। तो जब एस्टिमेट्स हुए तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ थी, जो इंडिया का जीडीपी था वो लेस देन 2% था और पर कैपिटा इनकम कितनी बता रखी है, ओनली 0.5%। और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बिल्कुल लो था, ठीक है। और उस टाइम पे हमें पता बहुत से फेमाइंस भी आए। जब हम बात करते हैं बंगाल का फेमाइन आता है 1943 में, हालांकि उससे पहले भी बहुत भूखमरी रही है जिसकी वजह से बहुत लोगों की जानें भी गई हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो फीचर है, फर्स्ट हमारा यही है फीचर, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंडिया की इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी रही है। क्यों बैकवर्ड इकोनॉमी? इसीलिए क्योंकि पर कैपिटा इनकम बिल्कुल कम थी। जैसे 1947-48 में बता रखा है कि इंडिया की इनकम जस्ट कितनी थी, ₹230 थी, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी की सारी अंग्रेज़ों ने क्या कर दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो सीधी सी बात है, जब वो लोग इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर देंगे तो अल्टीमेटली लोगों को अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वहाँ पे डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इतनी हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अब एग्रीकल्चर की तरफ ही शिफ्ट होती जा रही थी क्योंकि लोगों की इंडस्ट्रीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वही ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, बार बार वही चीज़ आ रही है कि हैंडीक्राफ्ट के लिए हमारी जो इंडिया का मार्केट था हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत नोन था, लेकिन उसको उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स थे, एक्सपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने हमारे इतनी हैवी ड्यूटीज़ लगा दी कि जो दूसरी कंट्रीज़ थी अगर उनको ख़रीद भी रही है तो आगे उनके वो प्रोडक्ट्स बिकते नहीं थे क्योंकि वो बहुत महंगे हो गए थे ड्यूटी लगने की वजह से। तो इस तरह से तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी वो इंडस्ट्रीज़ कुछ लगवा रहे थे, जैसे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेलवेज़ को
प्रमोट किया, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, तो ये सब उसने इंडिया के लिए नहीं किया, वो सब उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं रहा। फिर है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट पे, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट की मार्केट बना दिया इंडिया को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे चीज़ें, इंपोर्ट पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे। उसके बाद है अर्बनाइजेशन नहीं था, लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरियाज़ में। जैसे देखो लिखा भी है कि 1948 में 14% पॉपुलेशन सिर्फ अर्बन एरियाज़ में थी, 86% हमारी रूरल एरियाज़ में थी, ठीक है। उसके बाद है सेमी फेडरल इकोनॉमी। सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ना तो आप फेडरल सिस्टम कह सकते हो, सामंती व्यवस्था जहाँ पे राजा लोग ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है, ना वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, ठीक। तो ये हमें क्या है, ये हमें फीचर्स दे रखे हैं उस समय के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से थी। अब हम इसमें अलग अलग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। तो अब हम इसको अलग अलग वीडियोस में पढ़ते जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में एक अलग वीडियो करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।